Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of DSP. So far we have been solving the difference equation. So उन इक्वेशंस में हम आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे दो पार्ट्स और मैंने डिटेल में आपको उनके होमोजेनियस पार्टिकुलर और उन दोनों को कंबाइन करके टोटल सॉल्यूशन विद इनिशियल कंडीशंस निकाल के आपको सॉल्व करके भी दिखाएं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एलटीआई रिकर्सिव सिस्टम जो होते हैं उनका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना। तो क्योंकि जैसे एलटीआई सिस्टम में हम पहले इम्पल्स देके सिस्टम रिस्पॉन्स निकाल रहे थे, तो फिर इस तरीके से अब यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन में जो हम कहते हैं एलटीआई रिकर्सिव सिस्टम से उनका इम्पल्स रिस्पॉन्स डिफरेंस इक्वेशन में इस केस में क्या होगा। तो सिंपल है। अगेन ये पूरी डेरिवेशन जो है हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि एलटीआई रिकर्सिव सिस्टम जो कि हमने सपोज किया था एक सिस्टम, उस सिस्टम का जो हम एक रिकर्सिव जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है, जिसको हम यूँ कहें कि आपका जिसमें आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स मतलब इनिशियल एक होता है इनिशियल इनपुट जीरो दिया और दूसरा इनपुट कुछ ना कुछ दिया हो, तो उस पर जो आउटपुट होता है वो हमारा जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, जिसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसमें कह रहे थे। ठीक है, तो अब उस वो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है उसका ये है। ठीक है, ये हमने पिछले एलटीआई रिकर्सिव सिस्टम में एक लेक्चर्स में कर चुके हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, अगर इसको हम इनपुट एज ए इम्पल्स दे तो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल वे है कि आपका जब इनपुट जीरो हो तो उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो जीरो होगा। जिस तरह हम कंसीडर कर रहे थे ना कि वाई टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाई पी, दूसरा वाई एच होमोजेनियस। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, एक टेबल मैंने दिया था, अगर इस तरह के इनपुट हो तो ये होगा, इस तरह का इनपुट हो, सारा हम जो देख रहे थे। तो इसमें अगर डेल आपका इम्पल्स हो तो ये वाई पार्टिकुलर सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो एलटीआई रिकर्सिव सिस्टम का जो ये बचेगा होमोजेनियस सॉल्यूशन। और यही चीज लिखी है, तो इम्पल्स रिस्पांस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन that is the solution of homogeneous and particular solution to the excitation input. In case where the excitation function is an impulse function, the particular solution is zero, मतलब उसका particular solution zero हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ, मैं इसको आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये बल्कि एग्जांपल हम पहले भी करके आए हुए हैं, उसी एग्जांपल को लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल ये हमारा, इसका हमने निकालना है होमोजेनियस। होमोजेनियस के लिए क्या करेंगे, क्या होगा, इनपुट इसका क्या होगा हमारा जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी इसमें जो कि बनेगी लेमडा एन लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस -4 इज इक्वल टू जीरो। उसमें से हम जो निकालेंगे हमारे रूट्स निकलेंगे और रूट्स हम इसमें जो होमोजेनियस के जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम डेल्टा एक्स जो इनपुट हमारा डेल्टा एन हो तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जीरो हो जाए, तो इट मीन्स हमारे पास सिर्फ होमोजेनियस ही बचेगा। तो हम इनिशियल कंडीशन पुट करके ये इनिशियल कंडीशन पुट कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू 1 ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक है, और n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो 1 इस इक्वेशन में, दोनों में पुट करेंगे तो आपके पास है ना इक्वेशंस आ जाएंगी, और इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं बहुत ही क्विकली बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पार्ट जो है ना हमारा, ये पार्ट हम कर चुके हैं। जो पिछला एग्जांपल हमने किया था जिसमें आपको सिर्फ मैं होमोजेनियस पार्ट समझा रहा था, जिस एग्जांपल में ये वही एग्जांपल है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन देखो यहाँ पे दी हुई है, y -1 इज इक्वल टू जीरो, y -2 इज इक्वल टू जीरो। तो इट मीन जहाँ जहाँ पे y -1 और y -2 आएगा तो वो जीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज अप्लाई होंगे और ये आपके पास ओवरऑल सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्जैक्ट ये सेम प्रॉब्लम है, बस जस्ट एक यहाँ पे हमने क्या किया है, इम्पल्स जो है एज ए इनपुट दिया हुआ है, वहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वहाँ पे इम्पल्स नहीं, हम सिर्फ होमोजेनियस निकाल रहे थे। ठीक, तो ये ओवरऑल हमारा एक पार्ट इसका ये कंप्लीट हो गया।
अच्छा, जो मैंने पहले क्विकली आपको एलटीएस रिक्वेस्ट सिस्टम पे इम्पल्स रिस्पॉन्स पे कैसे निकालेंगे वो समझा दिया था, क्योंकि सारा पैटर्न सेम है, उसको सिर्फ एक अलग एंगल से उसको कवर करना है, वो हमारा हो गया। अच्छा, अब इन सिस्टम्स को ये जो हम जितना सारा सॉल्यूशन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मगर इनको एट द एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है। प्रैक्टिकली इनको इनका जो डिज़ाइन करके इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब डिज़ाइनिंग पार्ट में ये होता है कि हम कोएफिशिएंट्स मालूम करें। सपोज करें ये ऐसे ही है, जैसे मिसाल दो, आप एक लो पास फिल्टर बना रहे हैं और आपकी एक डिफरेंस इक्वेशन उसकी निकाली कि लो पास फिल्टर की डिफरेंस इक्वेशन ये, तो आपको उसमें सिर्फ कोएफिशिएंट मालूम करने होंगे, और वो कोएफिशिएंट मालूम करने के बाद आप उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, मतलब आप उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उसका हम एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में उसको बनाते हैं। जो ब्लॉक डायग्राम फॉर्म है हम पहले ही कर चुके हैं कि किस तरीके से क्या होता है, मतलब उसकी बेसिक समझ चुके हैं, इतना बेसिक टफ नहीं है। अब इन डिफरेंस इक्वेशंस को, जो सिस्टम्स, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स हम डिस्क्राइब किया है, अब इनको हम ब्लॉक डायग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं काफ़ी भी आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, फिर यही पे वापस आता हूँ। ओके, तो हम जिक्र कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमारा जो टॉपिक था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीटी सिस्टम्स। ठीक है, अब इस डीटी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में, अब इसमें हमें स्ट्रक्चर्स है ना, वो दो हैं, अब उनको समझाना है कि वो दो कैसे हैं या किस तरीके से वो ड्राइव हैं। तो सपोज करें अगेन वो एक फर्स्ट ऑर्डर का हम सिस्टम लेते हैं, ये मैं वही ले रहा हूँ जो स्लाइड में है, और जो जनरल भी यही है, एक सिस्टम में से ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर का तो पता होता है कि ओके, ठीक है, ये सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया। अब इस सिस्टम को हमें वो ब्लॉक डायग्राम इसका बनाना है। अब इसमें नोट करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो ये कि एक ये पार्ट है, इसमें कोई ये पार्ट, एक ये पार्ट निकालो और दूसरा ये पार्ट, ये दो पार्ट का एक से लगा सम है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसमें आउटपुट फीडबैक हो रहा है, मतलब प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, न्यू आउटपुट निकालने के लिए आपको प्रीवियस आउटपुट का चाहिए होता है, जिसको हम रिकर्सिव कह रहे हैं। ठीक है, लूप में जो रिकर्सिव, हम नॉन रिकर्सिव। और ये जो आप देखें तो इसमें सिर्फ इनपुट्स पे प्रेजेंट एंड पास इनपुट पे ये पार्ट है, तो इसको, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम कहेंगे नॉन रिकर्सिव पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन रिकर्सिव पार्ट, और दूसरा ये हो गया रिकर्सिव पार्ट। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल सम, ये जो सिस्टम है क्या है, इन दोनों का नॉन रिकर्सिव और रिकर्सिव, ये दोनों का सम है। ठीक है, तो अगर मैं यूं कहूँ कि एक वी ऑफ एन एक जनरल एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन है, जो क्या कर रहा है, जो रिकर्सिव पार्ट, नॉन रिकर्सिव पार्ट है, वो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे वी ऑफ एन। तो ये वाई ऑफ एन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए वन वाई ऑफ एन माइनस वन प्लस वी ऑफ एन। ठीक है, अगेन ए इक्वेशन इसके बराबर ही है, मगर ये जो है ना टर्म हमने इसको रिप्लेस कर दिया वी ऑफ एन से। ठीक, तो ये ओवरऑल हमारा हो गया ये सिस्टम। तो सिस्टम जो हम करें तो हम पहले क्या करेंगे, इन सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो आपको याद हो कि किस तरह का करना है। तो पहले मैं पार्ट करता हूँ इस पार्ट को, जिसको हम वी ऑफ एन के बराबर कह रहे हैं इसको। तो हम किस तरह से करते हैं, ये हमारा एक्स ऑफ एन है, ये हुआ। अच्छा, ये इस एक्स ऑफ एन के साथ क्या हो रहा है,
बी नॉट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कोई मल्टीप्लीकेशन में होते हैं वो ये होता है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, और इसी में ये हमारा इनपुट डिले होकर आ रहा है, और डिले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये डिले 1 है, इसको इस तरीके से करते हैं, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है b1, और वो कैसे माइनस में, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये सिंबल प्लस ही है, क्योंकि ये मैं स्लाइड वाला एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसी को हम लेके चल रहे हैं, ताकि स्लाइड शेयर करना होगा वो इजी हो जाएगा आपको भी समझने। तो ये क्या हो रहे हैं, टोटल दोनों सम हो रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर कवर हो गया, मतलब ये समझोगे एक सिस्टम है, ओवरऑल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो सिस्टम ऐड हुए हैं, एक सिस्टम ये सिस्टम है और दूसरा ये सिस्टम है, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो पार्ट है, यहाँ पे ये आउटपुट आएगा, इसको हम वी एफ एन कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये पूरा डिले और ये इनपुट और इस डिलेड आउटपुट सम होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट ये है आउटपुट ये। अच्छा, आउटपुट क्या हो रहा है एक्चुअली में, मैं यूँ कर रहा हूँ, ये जो है हमारा आउटपुट वाई ऑफ एन है, ठीक है। अब ये वाई ऑफ एन जो है, एक तो इसमें डायरेक्ट नहीं है, मगर ये डिले होके, डिले को मैं यहाँ पे डिले हो रहा है और उसके साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है -a1, ये देखो ये आ गया। वो सम किसके साथ हो रहा है, वी ऑफ एन के साथ, तो वी ऑफ एन ये तो दोनों यहाँ पे सम हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल इस सिस्टम को ये जो वाई ऑफ एन है टोटल, उसमें ये पार्ट यहाँ पे आ गया और ये पार्ट यहाँ पे आ गया, तो ये इसको हम कहते हैं जो रियलाइजेशन, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हम ये इक्वेशन है, इसको हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, और इस जो इसको इस पे रिप्रेजेंट किया वो ये, इसको कह रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये, अब हम अगला स्टेप करेंगे जो कि हमारे लिए, अगर कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद हो कि दो सिस्टम्स अगर आपस में कैस्केडेड हो कुछ इस तरीके से, मैं इसको अब दिखा देता हूँ पहले प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे जो कन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव पढ़ाई है, कि मिसाल दो, कन्वोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है ना कि अगर आपके पास एक किसी सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर याद हो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज में, ठीक है, प्रॉपर्टीज में एक थी डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या होता था कि आप इनपुट कन्वॉल्व कर रहे हैं दो सिस्टम का यूं, तो जो भी आपके पास आउटपुट आएगा, मिसाल दो y इज इक्वल टू x1, तो इसका जो ऑर्डर है ना, इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसके ओवरऑल आउटपुट पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आउट, ठीक है। तो उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। अब ये क्यों करते हैं वो आपको मैं जब चेंज कर दूंगा, वो मतलब ये कि ये पार्ट अगर यूं समझें कि ये H1 H2 है, तो आप इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले आए, ठीक है। तो अगर इसको यूं करें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब ये हम क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ये y ऑफ n और ये x ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने पहले ये कंप्लीट कर दिया, ये डायरेक्ट भी बना। अच्छा, ये मेरी ड्राइंग का अपने
ये b1 हो गया और ये यहाँ पे -a 1 हो गया। ये अच्छा ये देखिए नोट करें, ये पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट था ना z, और ये z-1 a मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, अच्छा ये यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे सम हो रहा है, ठीक है ओके ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, और ये वाला पार्ट है z इनवर्स b1 b1 एंड b0, वो यहाँ पर आ गया, मतलब मैंने सिर्फ पार्ट स्विचिंग कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर आप नोट करें कि ये डिले जो है ना यहाँ पे एक पोजीशन पे आ गया, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो बीच वाला टर्म वो ही नहीं होगा जो यहाँ पर होगा वी ऑफ एन, क्योंकि चेंज हो गया, ये पहले यहाँ से जो इन डायरेक्ट फॉरवर्ड आ रहा था वो कुछ और था, अब और उसके बाद इससे ऐड हो रहा था, अब यहाँ पे जो ना कुछ और आ रहा है, तो ये जो टर्म है इसको एक दूसरा नाम दिया जाएगा डब्ल्यू ऑफ एन, ठीक है। और डब्ल्यू ऑफ एन किसके बराबर होगा, ऑब्वियस ही बात है इसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एफ एन, हम ऐसे मतलब ये जो टर्म यहाँ पे जो भी है डब्ल्यू ऑफ एन हमने सपोज किया एक अलग नया, क्योंकि यहाँ पे अभी एग्जैक्ट डब्ल्यू वी ऑफ एन नहीं है, तो उसको हमने डब्ल्यू ऑफ एन का नाम दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ एन डिले माइनस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस एक्स ऑफ एन, तो ये डब्ल्यू ऑफ एन इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए और वही डब्ल्यू जो है ना आपका डिले हो रहा और प्लस एक्स ऑफ एन, ठीक है। ये डब्ल्यू ऑफ एन हमने सपोज किया, ये डिले हो गया, इसमें ऐड हो रहा है ये यहाँ पर, और इसको अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डब्ल्यू ऑफ एन डिले होके इसमें, और ये जो पार्ट है यहाँ वाई ऑफ एन, ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले बी डब्ल्यू ऑफ एन बी के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, बी के साथ डब्ल्यू ऑफ एन मल्टीप्लाई डिले होके एन माइनस वन, ठीक है। पहले ये वाला टर्म इसके साथ होगा और ये इसको डब्ल्यू ऑफ एन कहेंगे, और ये जो डब्ल्यू एन डिले होके यहाँ पर b1 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा, क्योंकि एरो के साथ जब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो उसके बाद, तो वाई ऑफ एन क्या बन गया, इसके टर्म में बन गया। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको किया है कि डिले का मतलब होता है मेमोरी यूनिट चाहिए होगा आपको, मतलब आप एक डिले करते हैं एक इनपुट को, तो इट मीन यहाँ पे दो डिले हैं, तो आपका पहले डिले क्या हो रहा था, इसमें आपका डिले इनपुट भी हो रहा है, पहले डायरेक्ट इनपुट फिर इनपुट डिले होके इसमें आ रहा है, तो एक मेमोरी यूनिट यहाँ भी हुआ, और फिर इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है आउटपुट, फिर वो डिले होके इस इनपुट में आ रहा है, तो यहाँ पे दो मेमोरी यूनिट हो रहे हैं सेम इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना, और एज पर दी जो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया, इन दोनों को शिफ्टिंग किया, तो इसके ओवरऑल आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सपोज अगर लो पास फिल्टर की इक्वेशन है तो वो लो पास ही रहेगी जो भी उसका करेक्टर, मगर फायदा ये हुआ कि अगर हम ये देखें तो ये दोनों कॉमन है, मतलब इसमें ये जो डब्ल्यू ऑफ एन माइनस वन और यहाँ पर ये दोनों काम सेम है, तो इनको हम कंबाइन कर देंगे, मतलब एक ही टर्म डब्ल्यू ऑफ एन जो यहाँ पे फीडबैक होकर जा रहा है और वही टर्म यहाँ पर भी फीडबैक होकर जा रहा है, तो ये जो है ना हमें ये फायदा हो गया कि हम इन दोनों को कंबाइन करके एक यूनिट भी बना सकते हैं, और इसकी इक्वेशन जो है ना कुछ इस तरीके की बन जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ एन प्लस ये वही डब्ल्यू ऑफ एन, और यहाँ पे z जो है आपका डिले आ गया, और ये जो है डिले आपका यहाँ पर जो है उसके साथ माइनस ए मल्टीप्लाई हो गया, और ये इसके साथ 8 हो गया, तो ये बन गया डब्ल्यू ऑफ एन, और यही जो डिले जो डब्ल्यू ऑफ एन यहाँ पर बी नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर ये डिले बी वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा वाई ऑफ एन, तो वो ये सेम ही है जो प्रीवियस मैंने लिखा है, मतलब इन दोनों रिले को कंबाइन कर दिया, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर, और इसमें ये मेमोरी वाइज जो है ना एफिशिएंट है,
क्यों? क्योंकि इसमें मिसाल लो हमने एक सिंगल डिले को जो 2 दफ़ा हो रहा था उसको कंबाइन करके एक करवा दिया, तो इट मीन्स प्रोसेसर में सिर्फ़ एक डिले वो करवाएगा और आपका वही सेम आउटपुट आएगा, वरना अदरवाइज़ वो पहले 2 कर रहा था। अगर इस तरह की इक्वेशन जिसमें बहुत मल्टीपल डिलेज़ हों, तो उसका क्या बनेगा? उसमें और भी मेमोरी जो है ना ज़्यादा चाहिए होगी अगर हम डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर 1 यूज़ करते हैं। तो उस वजह से जो डायरेक्ट फॉर्म 2 है वो मेमोरी वाइज़ इन टर्म्स ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट उसको कम चाहिए होता है और मेमोरी वाइज़ वो एफिशिएंट कहलाता है। तो ये जो है मैं लॉजिक पूरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं अभी इनको ना स्लाइड्स में, क्योंकि सिर्फ़ समझाना था कि ये किस तरह हो रहा है, स्लाइड्स में बहुत ही कंसाइज़ फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो लेट्स बैक टू द स्लाइड्स। ठीक है, तो हम आ गए दोबारा स्लाइड्स पे। तो ये जो मैंने अभी समझाया वो यहीं से ही लेके समझाया कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म लें इसका, तो जो आपका डिफरेंस इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है, जो हम ये पहले से ही लेके चल रहे हैं। ठीक, इस जनरल फॉर्म में 2 पार्ट हैं, अगेन रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव। तो एक पार्ट को जो डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर है द रिकर्सिव सिस्टम इज, वो ये है। ठीक है, रिकर्सिव ये इस इक्वेशन का जो रिकर्सिव सिस्टम है, मतलब ये अगर हम इसको पूरे इक्वेशन को लें कि एक रिकर्सिव और दूसरा नॉन रिकर्सिव, जिस तरह मैंने इसमें अभी समझाया था, एक रिकर्सिव और दूसरा नॉन रिकर्सिव पार्ट है, तो वो ये है। ठीक है, ये आपका हो गया नॉन रिकर्सिव पार्ट जो यहाँ पे ये शो किया हुआ है। ठीक है, अब ये मैं कॉपी पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ें हैं, बस समझने की हैं। जहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी मैं आपको वो भी कर दूँगा। तो ये वाला पार्ट जो है आपका सेम, क्योंकि ये इसमें सिर्फ डिपेंड करता है इनपुट्स प्रेजेंट एंड पास इनपुट्स पे, तो इसमें आपका कोई भी क्या कहते हैं कि आउटपुट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपका नॉन रिकर्सिव सिस्टम है। और रिकर्सिव सिस्टम में क्या होता है, आपका आउटपुट भी प्रीवियस इन्वॉल्व होता है। तो आपका ये जो इसको हमने वी ऑफ एन कह दिया, और रिकर्सिव सिस्टम कौन सा बना कि इसमें ये पार्ट, ये वाला पार्ट प्लस इसको जो हमने वी ऑफ एन के बराबर कहा था वो कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया जनरल फॉर्म में। और डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर में हमने एक नया टर्म यूज किया था जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा था, जो कि कंबाइन कर रहा था दोनों के डिलेस को, वो था WN। तो इस केस में WN क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, माइनस सम ऑफ ए के W n माइनस के प्लस x ऑफ n। ठीक है, ये डायरेक्ट इनपुट प्लस वो जो बीच वाला टर्म जिसको हम कह रहे थे ना, जिसमें वो W खुद ही डिले होके A से मल्टीप्लाई के जा रहा होता है, वो हो गया। और जो उसका ये हो गया W ऑफ n, और उसी का आउटपुट जो आएगा आपका वो सम ऑफ इसके जो डिलेज है ना, ये डायरेक्ट वही चीज है, एक्चुअल में ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ ये वही चीज है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आ गया। और इन दोनों की जनरलाइज स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरीके से, पहले वाला जो है ये डायरेक्ट x ऑफ n आ गया प्लस डिले 1 मतलब x ऑफ -1, x ऑफ -2, x ऑफ n-3 एंड सो ऑन करके x ऑफ n-m तक जो भी डिले, और सिमिलरली वो v ऑफ n बन गया, और उनके साथ जो है ना आउटपुट ये डिले y-1, y-2, y-3 एंड सो ऑन होके चलते रहे। तो ये एक जनरलाइज का आपका पास आ गया सिस्टम। अच्छा, इनको अगेन वही तरीका कि ये पार्ट जो है आपका इस तरफ चला जाए और ये वाला पार्ट जो है इस तरफ आ जाए, तो ये जो डिलेज हैं जो कॉमन हो जाएंगे, उन कॉमन को कंबाइन कर देंगे, उसको रिप्रेजेंट करें हम वी आर एन, और उसका ये जो है आपके पास इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। तो ये आपके पास जनरलाइज फॉर्म में स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्टेप 1, ये स्टेप 2 तो यही होगा कि दोनों को एक इसको उस तरफ उसको उस तरफ करके, और जो अलग आता है बीच में यहाँ पर, फिर इनको कॉमन करते हैं, स्टेप 3 आ जाता है।
ओके, तो ये था एक अगेन हम ब्लॉक डायग्राम तो पढ़ चुके हैं, मगर उसको हमने सिस्टम में क्वेश्चन वाइज नहीं देखा था। अब ये डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 पे आ गया। अब हमारे कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा कि आपको इस इक्वेशन दी हुई है कि इसके भाई डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर बनाओ, डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर बनाओ एंड सो ऑन करके। तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके की चीज़ों को करना है। अगर मैं आगे जाके इनके ना एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़े करवाऊंगा, तो उससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम्स का जो है ना टॉपिक खत्म तो नहीं हुआ, मगर उसकी जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैं आज एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अभी मैं शुरू करूँगा वो होगा क्रॉस कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन, मतलब कलेक्टिवली कोरिलेशन। ये टॉपिक होगा और इस टॉपिक को हम समझेंगे ये है क्या चीज़, किस तरीके से करते हैं, इसको भी करेंगे। ठीक है, तो इनमें जिसको भी जो क्यूरीज हो वो ज़रूर मुझसे पूछ सकता है। ओके, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।